आइए, हमने जलवायु परिवर्तन से संबंधित बात को आगे बढ़ाना है। इससे पहले हमने स्टॉकहोम सम्मेलन को पढ़ा था और स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद में अपने पृथ्वी सम्मेलन लेकर आए थे, विश्व पर्यावरण दिवस। इसके अलावा यूएनईपी के बारे में हमने बात कर ली थी और यूएनईपी के बाद में हमने पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 को हाईलाइट किया और उसके तहत जो 3 बड़ी समस्याएं थी वर्ल्ड की, एक तो थी बायोडायवर्सिटी से संबंधित और दूसरी थी मरुस्थलीकरण से संबंधित और तीसरा मैं आपको लिखा के गया था जलवायु परिवर्तन को रोकना। यहां से स्टार्ट करना है। जलवायु परिवर्तन को रोकना। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने से संबंधित एक संधि सामने आई। संधि कह दीजिए, समझौता कह दीजिए। उसका नाम है UNFCCC। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। पूरा नाम आपको ध्यान होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कह दीजिए या लागू कह दीजिए 1994 में। 1994 में ये लागू हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस कह दीजिए या जो सचिवालय है, ये है बोन। सचिवालय, सेक्रेटरीट कह दीजिए, या इसका हेड ऑफिस ये है बोन, जर्मनी। यहां पर है। कल हमने बात की थी मरुस्थलीकरण से संबंधित, तो वहां भी हेड ऑफिस कौन सा था? बोन ही था। हस्ताक्षर करने वाले देश 154। जिन देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं वो टोटल 154 है और वर्तमान में जो इसमें देश शामिल है 198 देशों का समूह है, जिन्हें हम पार्टीज कहते हैं। उनको पार्टीज कहा जाता है। लिख दीजिए, इसमें 198 देश शामिल है। इसमें 198 देश शामिल है जिन्हें पार्टीज कहा जाता है। जिन्हें पार्टीज कहा जाता है। ये प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन की समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं। जिन्हें कोप
जिन्हें कोप कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिन्हें कोप कहा जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आइए देखिए, पहला कोप जो हुआ था ये हुआ था 1995 में। स्थान था बर्लिन, जर्मनी में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये लगातार होते रहे, हालांकि कोरोना के कारण डिस्टरबेंस रहा एक वर्ष। 96 में भी हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण कोप हुआ इसके बाद का, पहले के बाद का, वो था कोप 3। ये हुआ 1997 में, 1997 में, और ये हुआ था क्योटो में। अरे क्या चल रहा है यार? क्योटो में हुआ था, जापान। जापान के अंदर ये हुआ। अब यहीं पर क्या हुआ था, हमारे सामने एक संधि सामने आई थी जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। यहां पे लिखिए संबंधित संधि। क्योटो संधि या प्रोटोकॉल। क्योटो संधि या प्रोटोकॉल। अब देखिए, ये जो क्योटो संधि है या प्रोटोकॉल है, ये कब लागू हुए, इन पर हमें बात करनी है। तो सबसे पहले तो यही लिखो भाई, इतना तो समझ गए, क्योटो जापान का एक शहर है। संधि समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। लिखिए लागू। ये लागू हुई 16 फरवरी 2005 को। इसमें लिखो, इसके तहत देशों को, इसके तहत देशों को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया। ऐसे कर दीजिए। इंग्लिश में लिखो इसको, एनेक्स फर्स्ट, एनेक्स सेकंड, एनेक्स फर्स्ट और एनेक्स सेकंड। इसमें जो देश शामिल थे, इसमें शामिल देश थे 16 देश शामिल हुए, और इसमें अन्य देश शामिल हुए, जैसे भारत। तो भारत एनेक्स सेकंड में था। इसको हिंदी में परिशिष्ट बोलते हैं वैसे, लेकिन शब्द बहुत कठिन है, रहने दीजिए। मेन बात यहां से आती है। यहां मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, डाटा है, आपको ध्यान रखना है, समझा दूंगा। लिखो पहले इसको, इसके नीचे लिखो
इन देशों ने यह डिसाइड किया कि इन देशों ने यह डिसाइड किया कि 2010 तक 2010 तक CO2 का उत्पादन 2010 तक CO2 का उत्पादन 1990 के स्तर से 1990 के स्तर से 5.2% कम कर देंगे। 1990 के स्तर से 5.2% कम कर देंगे, ये बात कही इन्होंने। अब आपके सामने एक तो है 2010, हालांकि देखिए लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन आते हैं क्योटो संधि में क्या प्रावधान रखा गया, इसलिए आप इसको इस वे से मत लेना कि ये तो पूरे ही नहीं हुए हैं, नहीं हुए पूरे, लेकिन कहा जाता है कब तक का लक्ष्य रखा गया। तो 2010 तक CO2 का उत्पादन, 2005 में ये लागू हुई, 5 साल के अंदर ये CO2 के उत्पादन को 5.2% कम कर देंगे, 5.2% कम कर देंगे। कहां से? लेवल क्या बताया इन्होंने? 1990। देखिए, जब हम औद्योगिकीकरण को बांटते हैं, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमी कर लो, चाहे इंडियन इकोनॉमी देख लो, एक ही मिलेगा आपको। हम 1990 का विश्व पहले और बाद, यहां पर क्या है, उदारवादी युग आ गया था। उदारवादी युग का मेरा मतलब यह है कि सभी देशों ने आयात निर्यात के लिए दरवाजे खोल दिए थे। 1990 से पहले आप जब देखोगे तो भारत में इतनी वस्तुएं निर्मित नहीं होती थी। 1990 के बाद में देखिए कैसे मोबाइल आया एकदम से, और आप देखो कैसे एकदम से ग्रोथ हो गई। हर वस्तु हमें मिलती है, पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। हर कंपनी यहां आ गई, पहले ब्रांडेड नाम की कोई चीज नहीं होती थी। आज देखिए, आप ज्यादा दूर क्यों जाते हो, आप जो स्लीपर पहनते हो, जो कपड़े पहनते हो, आप मार्केट में जाइए, विकल्प ही विकल्प है, ऑप्शन ही ऑप्शन है। पहले ऐसा नहीं होता था बिल्कुल भी, पहले ऐसा नहीं होता था बिल्कुल। इसका ये जो प्रभाव रहा, ये औद्योगिकीकरण के कारण हुआ। और जो ये इसका जो मिड पॉइंट हम मान के चलते हैं, वो 1990 को मान के चलते हैं। अब देखिए, यहां इंडस्ट्रियल सिस्टम बढ़ा, इंडस्ट्रियल सिस्टम बढ़ा तो इसका मतलब फैक्ट्रियां चलेगी, फैक्ट्रियां चलेगी तो कार्बन का उत्सर्जन होगा। तो ये कह रहे हैं कि 1990 के स्तर से 5.2% हम कम कर देंगे। इस कारण से इसको 1990 के लेवल पर माना गया है। इसका रीजन होता है अपना। क्लियर होगी सारी बात? अब ये सफल तो नहीं हुई, लेकिन इस संधि पर हस्ताक्षर जो किया था, एक स्टार डाल के लिखो, यहां पे लिखो, इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला, इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम देश कनाडा था। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम देश कनाडा था। लेकिन उसने 2007 में, लेकिन इसने 2007 में इस संधि में शामिल होने से मना कर दिया। इस संधि में शामिल होने से मना कर दिया। शामिल होने से मना कर दिया। क्लियर होगी बात सारी? तो इसने मना कर दिया था शामिल होने से। अब 2012 में इस क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि को 2020 तक बढ़ा दिया गया था। उसके बाद इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। बस एक ध्यान रखने के लिए थोड़ा लिख दीजिए, 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि को
2020 तक 2020 तक बढ़ा दिया गया था। बढ़ा दिया गया था। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि मैं कहूं आपको, तो ये है 16 फरवरी 2005। और इसको इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, आपसे क्या कहेगा, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ऐसे पूछेगा। ऑप्शन में क्या देगा, ओजोन परत संरक्षण, अम्लीय वर्षा निवारण, जलवायु परिवर्तन, ऐसे होगा। प्रोटोकॉल पे हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर होगी सारी बात। अब इसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमारे सामने और भी कई बातें आई, जैसे विभिन्न प्रकार के जो कोप आए, उनमें और क्या क्या बातें हुई। आइए लिख दीजिए, इसमें लिखो कोप 21। कोप 21 ये हुआ था 2015 में। कोप 21 2015 में, और स्थान था पेरिस, फ्रांस। यहां पे लिखना, क्योंकि तुम लोग ये कोप 21 कम सुनोगे, पेरिस सम्मेलन ज्यादा सुनोगे। लिख दीजिए, इसी कारण से इसे पेरिस सम्मेलन कहते हैं। चलें, आइए लिखिए, इस सम्मेलन में यह डिसाइड किया गया, कि पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा, से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा, अर्थात यहां डिसाइड किया गया कि पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित कर देंगे। 1.5 डिग्री तक सीमित कर देंगे। मैंने जानबूझकर ये शब्द आपको लिखाए हैं ताकि आपके दिमाग में ये दर्ज हो जाए, क्योंकि इसको अलग अलग रूप में अलग अलग बात कहते हैं। तो 1.5 डिग्री ये महत्वपूर्ण है। ये पेरिस सम्मेलन में ये बात हुई थी। कई जगह आप शब्द समझ लोगे, पेरिस समझौता, एक ही बात होती है वो। ठीक है, आइए यहां पर और क्या बात हुई, लिखिए, भारत 2030 तक 2030 तक CO2 के उत्सर्जन में
CO2 के उत्सर्जन में कमी नहीं करेगा, कमी नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद कमी करना प्रारंभ कर देगा। उसके बाद कमी करना प्रारंभ कर देगा। चलें आगे, आइए। उसके बाद कोप 23 ये हुआ 2017 में। स्थान था बोन, जर्मनी। यहां पर देखिए, वैसे तो असफल सम्मेलन की श्रेणी में इसे शामिल किया जाता है। यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस पेरिस समझौते से या पेरिस समझौते को मानने से इनकार कर दिया था। बस इतना आपने ध्यान में रखना है। लिखिए, इस सम्मेलन में अमेरिका ने पेरिस समझौते में शामिल होने से मना कर दिया था। शामिल होने से मना कर दिया था। कोप 24 2018 में, कोप 24 2018, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। केटोवाइज, पोलैंड में यहां हुआ, क्योंकि होता क्या है, सुमेलित करवा लेगा आपसे, 4 लेटेस्ट दे देगा 4 सालों के, और सुमेलित करवा लेगा। कोप 25 ये हुआ 2019। स्थान मैड्रिड, स्पेन की राजधानी है ये। कई बार यही क्वेश्चन मैंने खूब देखा है। अब लिखिए, कोप 26 कोप 26 लिखिए 2020। कोप 26 2020, इसके आगे लिखना लिखिए, यह कोरोना के कारण नहीं हो पाया था। नहीं हो पाया था। तो 2020 में ये होना था, लेकिन ये हुआ नहीं। इसके बाद जो इसका आयोजन किया गया, फिर ऐसे लिखिए, कोप 26 2021 2021 में इसका आयोजन किया गया। और 2021 में इसका जो आयोजन हुआ था,
अक्टूबर से नवंबर 2021 यहां हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2020 में कोप का आयोजन नहीं हुआ था और ये हुआ था ग्लासगो में। ग्लासगो, ये ग्लासगो पड़ता है स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में पड़ता है, यूके, स्कॉटलैंड यूके में पड़ता है। तो कोप 26 का आयोजन जो है कहां हुआ था? ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में पड़ता है। लेकिन यहां ध्यान रखना, यदि आपसे कह दे इसकी मेजबानी किसने की, या इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप ये कह सकते हो ऑर्गेनाइज्ड बाय। क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि इस तरीके से हो तो ध्यान रखना इसमें यूके और इटली दोनों शामिल हैं। ध्यान रखना ये बात, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है खूब आते हैं ये। इधर है ना, ये 25 पे स्पेन और चिली। 2019 में जो हुआ था ये ऑर्गेनाइज 2 देशों के द्वारा हुआ था, लेकिन इसका जो आयोजन किया गया था वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया था। कोप 26 पे आ जाइए, हम इसकी बात करेंगे। लिखिए विशेष, यहां कई बातें विशेष रूप से भारत को देखना है आपने। पहला लिखिए, पहला लिखिए भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। दो 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। हम वैसे ही लंबा ईयर रखते हैं। नेट जीरो का लक्ष्य है, यहां आप नेट जीरो को समझिए। नेट जीरो क्या है? देखो इसका मतलब ये नहीं है जीरो। देखिए जीरो का क्या मतलब है? जीरो का मतलब ये है कि आपने 5 रुपए कमाए और 5 रुपए ही खर्च कर दिए, तो ये क्या हो गया? जीरो। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि कार्बन का उत्सर्जन बराबर कार्बन का अवशोषण, एब्जॉर्ब। हम जितने भी कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतना ही उसको एब्जॉर्ब कर देंगे, क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम आगे विकास कैसे करेंगे, डेवलपमेंट कैसे करेंगे? ये तो होगा ही होगा, कोई किंतु परंतु ही नहीं है इसके अंदर। तो हम ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे कि यदि हम 100 कार्बन का उत्सर्जन करते हैं तो हमारी व्यवस्था इस तरीके से होगी कि उन 100 कार्बन जो कि उत्सर्जित हुए हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। समझ में आ गई जी बात सारी? अब भारत ने तो 2070 का रखा और विकसित देशों के द्वारा यह लक्ष्य 2050 रखा गया। एक स्टार डाल के लिख दीजिए यहां पर, विकसित देशों के द्वारा यह लक्ष्य वर्ष 2050 रखा गया।
वर्ष 2050 रखा गया। क्लियर? दूसरा लिखिए। नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक ठीक, लिखो। दूसरा विशेष में लिखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में पंचामृत दिया। पंचामृत, आप जानते हो पंचामृत ये मंदिर में मिलता है। गुड़, घी, दूध, शहद, इनका मिश्रण होता है। आप बढ़िया मस्त तरीके से उसको चाट जाते हो। देखा होगा ना, कई बार चाटने में माहिर होते हैं लोग के। खाना कभी शादी में देखना, जो अभी शादियों का सीजन चल रहा है, कभी गौर करना इन चीजों पर। टूट के पड़ेंगे लोग, टूट के। तो पंचामृत दिया भाई। तो 5 क्वेश्चन है, जिसमें से एक तो बता चुका हूं आपको, 3 महत्वपूर्ण ज्यादा है, जिसमें से एक 2070 हो गया। पहला लिखिए, कौन कौन से पंचामृत है, महत्वपूर्ण डाटा है। लिखिए, भारत 2030 तक वर्ष 2030 तक लक्ष्य रखा है। ये वर्ष 2030 तक नॉन फॉसिल्स एनर्जी क्षमता, नॉन फॉसिल्स एनर्जी क्षमता, नॉन फॉसिल्स एनर्जी क्षमता 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा। $500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा। तो यहां पर देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि जो नॉन फॉसिल्स एनर्जी है, इसकी क्षमता 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? 2030। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये नॉन फॉसिल्स एनर्जी क्या होती है। देखिए, कोयले को छोड़कर दूसरे माध्यम से एनर्जी प्राप्त करना, ये नॉन फॉसिल्स एनर्जी होती है। यहां पे लिख दीजिए इसको। कोयले को छोड़कर अन्य माध्यम से एनर्जी प्राप्त करना। कोयले को छोड़कर अन्य माध्यम से एनर्जी प्राप्त करना। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमने 2030 डिसाइड किया है, तो आज हमारे पास कितनी है? आज हमारे पास जो वर्तमान क्षमता है वो 150 गीगावाट है। तो आपको यहां पर ऐसे स्टार डाल के लिखना पड़ेगा, वर्तमान क्षमता ये है 150 गीगावाट। 150 गीगावाट, समझे बात को? 500 का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, आज हमारे पास 150 है, और हमने जो लक्ष्य वर्ष डिसाइड किया है वो 2030 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। ये वो क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना, जो सीधे आ जाए। इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो मान के चलना आप जैसे स्टूडेंट ही करके आओगे, यदि याद होगा तो। मेरिट तय करने वाले क्वेश्चन होते हैं। ये वो क्वेश्चन नहीं है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जब पेपर देख कर आते हैं और अजीब सा मुंह बना लेते हैं, मरा दिया यार, मेरे क्वेश्चन गलत हो गए, तब इन्हीं से मुठभेड़ होती है उनकी।
ये मैं मजाक नहीं कर रहा इन चीज़ों को। ये जो टॉपिक होते हैं 2030 नॉन फॉसिल्स एनर्जी गीगावाट, आदमी का दिमाग अजीब सा हो जाता है इसके अंदर। आप में से कई सोच रहे होंगे अरे यार क्या चल रहा है यार, बोर से हो रहे हैं। बिल्कुल बोर से हो रहे हो, और हो रहे हो तो दुर्भाग्य है ये इस देश का और खुद का। ये ध्यान रखना, ये करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेटर लेना है तो, नहीं तो कुछ भी करो। फिर तो चाहे आप किसी भी तरीके से इसको ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो एक धारणा भी बना सकते हो कि विश्व पर्यावरण दिवस याद हो गया मतलब मेरे को पर्यावरण कंप्लीट हो गया, वो भी कर सकते हो। ये नई चीजें हैं सारी, 2021 की बात कर रहे हैं हम, करंट का है ये, अक्टूबर नवंबर की बात है। पंचामृत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड को दिया है, ये कहा है, छोटी बात नहीं है ये। आइए दूसरा लिखिए। अब दूसरा डाटा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत वर्ष 2030 तक, भारत वर्ष 2030 तक वर्ष 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का 50% रीन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेगा। 50% रीन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेगा, 50% कुल ऊर्जा जरूरत का। इसके कहने का मतलब ये है कि यदि हम 100 गीगावाट एनर्जी लगती है, समझाने के लिए बता रहा हूं, तो 50 गीगावाट हम रीन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे। ये जो रीन्यूएबल एनर्जी होती है ये क्या है? देखिए, ये होती है जैसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, वाइंड एनर्जी, ये होती है। मतलब 50% हम इससे प्राप्त करेंगे और 50% कोयला वगैरह हो गया जो भी, उससे हम प्राप्त करेंगे। अब हमें यह पता होना चाहिए कि वर्तमान क्षमता कितनी है। हम कह रहे हैं 50% करेंगे, आज हम कितना कर रहे हैं? हमारी जो वर्तमान क्षमता है वो है 25%। समझे? आज की डेट में 25 है, लेकिन हम 2030 में इसको बढ़ाकर हम 50 कर देंगे, रीन्यूएबल एनर्जी। तीसरा लिखिए, वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन, वर्ष 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेंगे। 1 बिलियन टन की कमी करेंगे, 1 बिलियन टन की कमी करेंगे। अब देखिए, इमिशन क्या होता है? कार्बन इमिशन, कार्बन इमिशन का मतलब होता है कार्बन का उत्सर्जन। आसान भाषा में कहो, एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन, कार्बन उत्सर्जन। मतलब 1 बिलियन टन की कमी करेंगे
हम जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं उसमें हम 1 बिलियन टन की कमी करेंगे। ये हमने लक्ष्य डिसाइड किया है। चौथा लिखिए, वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक इकोनॉमी कार्बन इंटेंसिटी, कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करेंगे। कार्बन इंटेंसिटी, कार्बन इंटेंसिटी का जो मतलब होता है वो होता है कार्बन का घनत्व, कार्बन का घनत्व। इसका मतलब ये है कि ऐसे शहर, जैसे आप देखिए जयपुर है तो कार्बन का उत्सर्जन यहां पर क्या है, ज्यादा है, एक जगह पर कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा है। दिल्ली देख लीजिए, वहां पर देखिए एक जगह पर पोल्यूशन ज्यादा है, अब यहां तो नहीं है। तो जहां पर कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है और जगह थोड़ी है, उसको हम 45% तक कम करेंगे। और पांचवी तो वही बात है, लिख दीजिए, दोबारा लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ष 2070 तक, वर्ष 2070 तक भारत कार्बन उत्सर्जन में, भारत कार्बन उत्सर्जन में नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। भारत कार्बन उत्सर्जन में नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। यह समझा चुका हूं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कल हम बात करेंगे कोप 27, जो कि नवंबर 2022 में शर्म शेख मिस्र में हुआ है। वहां भी कुछ नई बातें हमारे सामने आई हैं, देखते हैं, कल बात करेंगे।